तो नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के चैप्टर D&AR रूल के तहत जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिए जाते हैं, मतलब SF दिए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में चर्चा होगी, जिसमें टोटल एक से SF1 से लेके SF14 तक टोटल 14 SF दिए जाते हैं। ये सारे जो हैं कवर किए जाते हैं D&AR रूल 1968 के अनुसार। तो इस तरह हम लोग इस वीडियो में इन सब पर चर्चा करेंगे। आप अगर चाहेंगे इस वीडियो की PDF, तो आपको PDF चाहेंगे तो आपको टेलीग्राम पे ये इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इसमें दोस्तों हम लोग जिस चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये चैप्टर का नाम क्या है। तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 के नाम से जाना जाता है। और ये कब से इन्फोर्स हुआ था? तो ये 1 अक्टूबर 1968 से इन्फोर्स हुआ था। अब दोस्तों ये बात यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि D&AR रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक रेलवे एम्प्लॉय को जो कि अपनी सर्विस के दौरान कुछ कंडक्ट रूल बनाए गए हैं, जिस कंडक्ट रूल का उसको फॉलो करना होता है। अगर उस कंडक्ट रूल को फॉलो करने में अगर वो कोई लापरवाही करता है, इग्नोरेंस करता है या कोई मिसबिहेव करता है, तो उस कंडीशन में उसको डिटरेंट करने के लिए, उसको किसी तरह से बाध्य करने के लिए जो रूल बनाए गए हैं उनको बोला गया है D&AR रूल 1968। तो इसमें उन सभी कंडक्ट रूल्स की जो अवहेलना की गई उसके कारण उसको पनिशमेंट दिया गया है। तो उसके बारे में ये पूरी प्रोसीजर दी गई है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो D&AR रूल एम्प्लॉय को मतलब पनिश करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि एक प्रकार से एक एम्प्लॉय को अपना बचाव का पक्ष रखने के लिए उसकी एक प्रोसीजर है, ताकि वो उसको नेचुरल जस्टिस का बेनिफिट, मतलब नेचुरल जस्टिस उसका वायलेट नहीं हो और वो अपना पक्ष रख सके। तो चलिए इसके सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अब इसमें दोस्तों अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये किन किन पर लागू होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स तो अभी आएंगे, किन किन पर लागू होता है और किन किन पर लागू नहीं होता है। तो ये जो लागू नहीं होगा उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, उसके अलावा बाकी सभी एम्प्लॉय पर लागू रहेगा। ये जो है, इन जो नाम है इनके ऊपर ये लागू नहीं रहेगा, नॉट एप्लीकेबल है, जिसका कि D&AR रूल के रूल नंबर 3 में दिया हुआ है एप्लीकेबल किसके ऊपर है, किसके ऊपर नहीं है। तो ये किन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है? तो ऑल मेंबर्स ऑफ ऑल इंडियन रेलवे सर्विसेज, जो कि ग्रुप A के एम्प्लॉय आते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि ये GM और उससे अपर लेवल के एम्प्लॉय पर ही लागू नहीं होंगे, बाकी सभी पर लागू होंगे। दूसरा हो जाएगा कि कोई भी RPF का मेंबर, RPF का एम्प्लॉय है, उसके ऊपर D&AR रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। तीसरा होता है कि कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी पर्सन जिसको कि स्पेशल प्रोविज़न के द्वारा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ने जो उसको उससे अलग किया है, तो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। और चौथा है कि इसमें स्पेशल केस है दोस्तों की, जो ज़्यादातर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एनी पर्सन इन कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई एम्प्लॉय कैजुअल एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयमेंट में है, तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होता है। तो ये चीज़ें याद रखिए इसमें चारों में से, और ये जनरली ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से लेके स्टैंडर्ड फॉर्म 14 तक किस हिसाब से हम लोग समझने के लिए, याद करने के लिए उसको हम लोग ये कर सकते हैं। तो अब इसमें हम लोग समझने के लिए देख लेते हैं कि SF1 से SF4 तक, हम इसको 4 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। पहले पोर्शन में हम लोग ले लेते हैं SF1 से लेके SF4 तक, याद रखने के लिए, ताकि याद रहेगा। जनरली भूल जाते हैं और इधर से उधर और उधर से इधर गलती होने के चांस रहते हैं। तो ये दोस्तों SF1 से लेके SF4 तक ये सारे दिए हुए हैं सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन तो पता ही होगा, सस्पेंशन कब और किस कंडीशन में किया जाता है, उसका एक रूल नंबर 5 में पूरा चैप्टर दिया हुआ है। और उसके बारे में डिटेल में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, उसको किसी अलग वीडियो हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें SF सस्पेंशन में जो दिया हुआ जो सस्पेंशन होता है एम्प्लॉय, तो उसको SF1 दिया जाता है, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, की इस ऑर्डर के आधार पे आप सस्पेंड हुए हो, तो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन SF1 में दिया जाएगा। दूसरा हो गया कि दोस्तों SF सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन कई कंडीशन ऐसी होती है कि एम्प्लॉय को जब सस्पेंशन ऑर्डर दिया जाता है उससे पहले से उसको सस्पेंशन में मान लिया जाता है। जैसे आज उसको सस्पेंशन ऑर्डर दिया है, लेकिन उसको 2 दिन पहले से उसको सस्पेंशन में मान लिया जाएगा, तो उसको बोला जाता है डीम्ड सस्पेंशन।
मतलब 2 दिन पहले से उसको सस्पेंशन, उस ऑर्डर में लिखा रहेगा कि वो 2 दिन पहले से डीम्ड सस्पेंशन है, तो वो होता है SF2 में। अब SF3 समझ लेते हैं। SF3 क्या होता है? SF3 थोड़ा सा सस्पेंशन का ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये जो है SF3 एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं दिया जाता है, बल्कि एक प्रकार से एक सर्टिफिकेट होता है, एक अपना एक कंसेंट होता है, या एक बोलना जाए कि एफिडेविट होता है, जो कि एक एम्प्लॉय देता है अपने तरफ से किसको? एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ड्यूरिंग द सस्पेंशन ही इज़ नॉट वर्किंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, कहीं और काम नहीं कर रहा है, कहीं और लेबर नहीं कर रहा है, और कहीं और से उसको इनकम नहीं हो रही है, ऐसा करके वो एक सर्टिफिकेट फर्निश करता है और एडमिनिस्ट्रेशन को देता है। चौथा आता है दोस्तों इसमें SF4, जो कि रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। जब आपका सस्पेंशन खत्म हो जाएगा तो उस समय आपको रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ये SF4 दिया जाएगा, तब आपसे फिर से आप अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर सकते हो। तो ये चारों जो है सस्पेंशन के बारे में। आप सस्पेंशन को समझने के लिए देखिए, मैंने एक सस्पेंशन का एक चित्र बना दिया ताकि आपको मेमोरी में बना रहेगा कि हाँ सस्पेंशन में कौन कौन से आते हैं। तो पहले 4 सस्पेंशन में आ जाएंगे, और इनका सबका जो है दिया हुआ है रूल नंबर 5 में दिया हुआ है सस्पेंशन का चैप्टर। ये भी पूछ लिया जाता है कि सस्पेंशन DNAR के किस रूल नंबर के अनुसार होता है, तो ये रूल नंबर 5 है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं हम दोस्तों कि आप SF4 तक तो हो गया, SF5 पे बात आती है। जब SF5 तो ये SF5 जो होती है सब इंक्लूड होता है इंक्वायरी में, जहाँ इंक्वायरी की प्रोसीजर चालू हो जाती है, जब इंक्वायरी होती है तो उस कंडीशन में। तो SF5 दिया जाएगा जबकि एम्प्लॉय को कोई मेजर चार्जशीट देनी हो। मेजर चार्जशीट मतलब जिसका कि पनिशमेंट ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा नुकसान होता है, जो एम्प्लॉय के लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो, साथ ही उसने उस लायक का ग्रीवेंस भी किया हो, उस मिसबिहेव भी किया हो उसके लिए, तब उसको SF5 दिया जाता है। तो SF5 के बाद में आ जाता है SF6। SF6 जो दिया जाएगा तब जब उसको चार्जशीट दे दी गई हो, और चार्जशीट देने के बाद जब इंक्वायरी होती है तो वो एम्प्लॉय के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी एविडेंस प्रूफ है, डॉक्यूमेंटेशन है, अगर वो एम्प्लॉय चाहता है कि उन डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करे, वो उसमें देखे कि क्या उसकी गलती हो गई थी, तो उसके लिए वो अपनी परमिशन लेने के लिए लिखता है। और उस परमिशन को अगर एडमिनिस्ट्रेशन डिनाई करता है, मना करता है, तो उस कंडीशन में उसको SF6 दिया जाता है कि आपको हम डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने की परमिशन नहीं दे सकते हैं, उसके लिए SF6 दिया जाता है। तो ये भी होता है इंस्पेक्शन करने के लिए, इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन को रिफ्यूज़ करने के लिए, मना करने के लिए। नेक्स्ट हो गया SF7। अब चार्जशीट इशू हो गई है, अब उसकी इंक्वायरी होनी है। तो जब मेजर पेनल्टी होती है तो उसमें एक अपॉइंटिंग ऑफिसर होता है। अपॉइंटिंग ऑफिसर अपॉइंटमेंट के समय इंक्वायरी ऑफिसर की एक मतलब बोर्ड बनाया जाता है, या इंक्वायरी ऑफिसर को रखा जाता है। जो DNA डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहेगा वो इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त करेगा उसके लिए। तो उसके बारे में दिया हुआ है SF7, उसको दिया जाता है। SF7 के तहत उसकी अपॉइंटिंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। उस कंडीशन में उसको स्टैंडर्ड फॉर्म 7 दिया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म 8 जो होता है उसी कंडीशन में जब इंक्वायरी ऑफिसर का नियुक्ति हो चुकी है, अब उसको प्रेजेंटिंग ऑफिसर की नियुक्ति चाहिए। जो जनरली ये दोनों ही कॉमन प्रोसीडिंग के समय होता है। तो जब कॉमन प्रोसीडिंग का हम लोग अगले उसमें देखेंगे स्लाइड में, उसके लिए जब प्रेसिडिंग ऑफिसर की नियुक्ति करनी होती है तो SF8 दिया जाता है। और SF9 दोस्तों डिलीट कर दिया गया, पहले था ये, किस बारे में था ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन SF9 को भी डिलीट कर दिया, अभी कोई SF9 नहीं है। तो ये सारी जो है इंक्वायरी और पेनल्टी के बारे में आगे चल के प्रोसीडिंग हो जाएगी तो फिर पेनल्टी इशू होती है। तो इंक्वायरी और पेनल्टी के बारे में SF5 से लेके SF8 तक का हम लोग मेजर पेनल्टी से रिलेटेड है, ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि कॉमन प्रोसीडिंग के लिए कॉमन प्रोसीडिंग किसको बोलेंगे? कॉमन प्रोसीडिंग उसको बोला जाएगा जब एक से ज़्यादा एम्प्लाई किसी इस चार्ज मतलब एलिगेशन में शामिल हो, कोई ऐसा काम किया हो जिसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो उस कंडीशन में उसकी जो प्रोसीडिंग होती है वो कॉमन प्रोसीडिंग होती है। और कॉमन प्रोसीडिंग के समय कुछ अलग स्टैंडर्ड फॉर्म्स दिए जाते हैं। और कॉमन प्रोसीडिंग के बारे में दिया हुआ है रूल नंबर 13 में, DNAR के रूल नंबर 13 में। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको याद रखिए, रूल नंबर 13 कॉमन प्रोसीडिंग। अब देखिए इसमें हम लोग 9 तक वहाँ देख लिया था, अब 10 से देख लेते हैं हम। इसमें SF10 इशू किया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन अगर लेना है कॉमन प्रोसीडिंग के तहत तो SF10 इशू किया जाएगा। अब 10A क्यों होगा? जब कॉमन प्रोसीडिंग होना है तो इंक्वायरी ऑफिसर की भी नियुक्ति करनी पड़ेगी।
तो जब इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति करनी रहेगी तो 10A के देकर उसको नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद में 10B होगा, जो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर की कॉमन प्रोसीडिंग के समय प्रेजेंटिंग ऑफिसर की भी नियुक्ति की जाएगी, तो उसको 10B दिया जाएगा। तो ये देखा जाए तो तीनों जो है 10, 11, 12 ये तीनों कॉमन प्रोसीडिंग की हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं माइनर पेनल्टी। अब देखिए माइनर पेनल्टी जो है SF 11 दिया जाता है माइनर पेनल्टी में, इसका रूल नंबर 11 में ही है। सेम इसका कोइंसिडेंट देखिए, SF 11 दिया जाएगा, रूल नंबर 11 के तहत उसकी इंक्वायरी होगी। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। वही अगर मेजर पेनल्टी की बात होती है तो SF 5 दिया जाता है और उसकी जो इंक्वायरी की जो प्रोसीडिंग जो होती है वो रूल नंबर 9 में होती है। अब देखिए इसमें SF 11 में चार्जशीट इशू कर दिया जाए, चार्जशीट पर माइनर पेनल्टी के लिए SF 11 दे दिया जाएगा। दूसरा 11B, अच्छा इसमें 11A नहीं है, जबकि उसमें 10A था, इसमें 11A नहीं है, 11B है डायरेक्ट। अब चार्जशीट दे दी गई है, मतलब कोई ऐसा माइनर पेनल्टी की चार्जशीट दी किसी केस में और उस केस की जो है उसमें इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ रही, कुछ ऐसा अलग टाइप का केस है कि जिसमें कि इंक्वायरी करना पड़ रहा है, उसकी जानकारी खोजबीन करनी पड़ेगी, तो उस कंडीशन में जो चार्जशीट इशू कर दी जाएगी वो SF 11B कर दी जाएगी। नॉर्मली SF 11 जब दिया जाता है, माइनर पेनल्टी दी जाती है, तो उसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर ऐसा कोई केस है जिसमें इंक्वायरी करना है तो उस समय 11B दिया जाता है। अब देख लेते हैं SF 11C। तो SF 11C कब दिया जाएगा, जबकि कोई मेजर पेनल्टी उसको इशू कर दी गई थी, मतलब उस समय प्राइमा जो फेसी था उस समय ऐसा लगा होगा कि इनको मेजर पेनल्टी देना चाहिए, लेकिन बाद में किसी कारण से लगता है कि नहीं ये तो मेजर पेनल्टी का केस नहीं है, तो उस समय में उसकी अगर मेजर पेनल्टी देने के बाद में अगर माइनर पेनल्टी के इंक्वायरी करनी होती है तो उस कंडीशन में SF 11C दिया जाता है। तो इस तरफ ये जो 11 है ये सारे माइनर पेनल्टी से रिलेटेड है, ये थोड़ा याद रखने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग उसमें किया था। अब आ जाएगा 12, 13 और 14। तो SF 11 हो गया, SF 12 आ गया। तो SF 12 कब दिया जाएगा, ये कुछ स्पेशल केसेज होते हैं, ठीक है, ये स्पेशल प्रोविजंस हैं जिसके तहत ये चार्जशीट दी जाती है। अब स्पेशल प्रोविजन में क्या आ जाएगा, SF 12 कब दिया जाएगा, तो जब मेमोरेंडम देना हो और अंडर रूल नंबर 14 का 1 के अनुसार अगर किसी को मेमोरेंडम देना है तो उस कंडीशन में SF 12 इशू किया जाता है। अब रूल नंबर 14 क्या है, रूल नंबर 14 है दोस्तों कि अगर कोई ऐसा ग्रेवेंस एम्प्लाई ने कर दिया है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई ने कि उस केस का इंक्वायरी नहीं हो सकती है, अगर इंक्वायरी करते हैं तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव या नेशनल इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है, तो उस कंडीशन में उसको डायरेक्ट जो है उसको चार्जशीट इशू की जा सकती है और उसको रिमूव किया जा सकता है, सस्पेंड रिमूव करके उसको डिसमिस भी किया जाता है। इस कंडीशन में जो है ऐसे रूल नंबर 14 के तहत ये जो है इस टाइप के केस किए जा सकते हैं, डायरेक्ट चार्जशीट बिना इंक्वायरी के। अब रूल नंबर 13 आ जाएगा। रूल नंबर 13 में ये रहेगा कि अगर कोई एम्प्लाई है जो कि रिटायर हो गया, 13 और 14 दोनों रिटायर्ड एम्प्लाई के हैं, इसलिए मैंने रिटायर्ड एम्प्लाई लिखा। तो रिटायर्ड एम्प्लाई के अगेंस्ट अगर कोई मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो उस कंडीशन में आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी होती है कि उसके रिटायर्ड एम्प्लाई के खिलाफ जो है एक्शन लेना है, और जो है चार्जशीट पर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लाई के लिए अगर देना है तो उसको SF 14 दिया जाता है। तो इस टाइप से ये 13 और 14 दोनों रिटायर्ड एम्प्लाई के बारे में था। तो आई होप कि मैंने सारे जो है SF स्टैंडर्ड फॉर्म को कोशिश की कि थोड़ा ग्राफिक के माध्यम से समझने में, ताकि इजी से याद रहे। और ये सारा जो रूल नंबर 14 में जो प्रोविज़न है वो एक अलग ही प्रोविज़न है, 14 1, 2 और 3 है उसमें, और तीनों में इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इस तरह से ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझसे किसी तरह से जुड़ना चाहते हैं या किसी प्रकार से कांटेक्ट करके और अपना मिल के कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल कर सकते हैं। और साथ ही अगर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी मेरा दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।